पेरेंट्स के लिए मेरा सुझाव है, क्या निवेदन समझ लीजिए, कि बच्चों को जितना रगड़ाएंगे, जितना उनको पसीना निकालेंगे, उतना अच्छा है। करे होंगे अमेरिका और ट्रम्प प्रशासन और ये यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ जो ट्रेड डील चल रहा है, उसमें हम लोग कैसे इसको देखें यंग जनरेशन के लिए। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें ये विचार किया जा रहा है, उसकी जो फिलॉसफी है कि अब नॉन साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट आप एक साथ लेकर के स्टडी कर सकते हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है और आपकी बातों का सपोर्ट भी मिल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 2020 में ये पॉलिसी लागू हुई, आज हम 2026 में हैं, अभी भी हम उसकी चर्चाएं कर रहे हैं, अभी उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आए। इंडिया डिजिटली कहाँ तक पहुँच गया, बहुत गर्व होता है। आपका और भी जानना था कि प्लांट लगाने की जो आपकी हैबिट है उसके बारे में, और आपके फूड के जो देखिए प्लांट लगाने का ये है, आप एक चीज़ समझिए, और इस बात को मैं बहुत मीडिया पे भी उठाता रहा हूँ। आज के जो न्यू जनरेशन है जो इंजीनियरिंग कर रही है या 12th में है, सोशल मीडिया के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन राइटिंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो गई है। आज थोड़ा सा जो फीलिंग हो रही है उस पर थोड़ा सा देखिए, क्या है कि आजकल बच्चे जो हैं, एक तो समय से पहले ABCD स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जन्म बाद में लेते हैं, पहले से माएँ जो हैं वो ये घर में कोई भी आए ये पूरा ABCD पढ़ लेता है। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी हुई हैं जिनकी जर्नी विलेज क्लासरूम से ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म तक रही है। साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर और एनवायरमेंटलिस्ट ऑल इन वन। हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर RK खंडेल सर, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ वाइट्रो UN बॉडी, डायरेक्टर ऑफ श्री राम इंस्टीट्यूट एंड करेंटली लीडिंग R&D एंड ग्रीन केमिस्ट्री इनिशिएटिव एट इंडिया ग्लाइकोल्स। आज हम सर से उनकी लाइफ जर्नी, साइंटिफिक विज़न, एजुकेशन रिफॉर्म, सस्टेनेबिलिटी, फिलॉसफी और यंग गाइडेंस के बारे में बात करेंगे। सर, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू हैव यू विद अस। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। जयराम जी की प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और गर्व का विषय है। आपको बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया कि आपका ये सब वेलकम हो। सब माँ सरस्वती की कृपा है, और ये आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना सम्मान दिया मुझे। मैं जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया ग्लाइकोल्स में मेरा टर्म मार्च 2023 में ओवर हो गया था, अप्रैल 2023 में। उसके पश्चात मैं चांसलर था STGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी का। ओके सर। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा इंडस्ट्री में अधिक संभवतः जुड़ाव या जन्मपत्री में इंडस्ट्री में रहना अधिक लिखा है, तो मैं वापस अब इंडस्ट्री में हूँ। और अब मैं डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस प्रीमियर ग्रीन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक अमर्जिंग बहुत बड़ी कंपनी जो अमर्जिंग लीडर है जी सर इंडिया में, बायो रिफाइनरी एस्टेब्लिश करने जा रही है, और उसमें मैं डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस हूँ। और हम लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसमें हम ग्रीन और रिन्यूएबल केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। आज की ज़रूरत भी है इसको एक्सप्लोर करना। जी। तो हम लोग जानना चाह रहे थे कि आप एक राजस्थान के छोटे से गांव से लेकर के आप UN बॉडीज़ में रहे और इंटरनेशनल रिसर्च में, और उसके बाद AQTU जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में का नेतृत्व कर चुके हैं। तो रूरल बैकग्राउंड से ग्लोबल जो साइंटिफिक लीडरशिप है कि जो आपने पूरी जर्नी किया, इसके टर्निंग पॉइंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा है, एक तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी सर कि माँ भारती इस धरा पे मेरा जन्म हुआ, और उससे भी अधिक भाग्यशाली हूँ कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वो राजस्थान से है। जी सर। जिसको जाना जाता है वीरता के लिए, जिसको जाना जाता है धर्म की रक्षा के लिए। तो मेरा एक छोटा सा गांव जहां मेरा जन्म हुआ,
पूरे 8वीं तक मेरी शिक्षा वहीं गांव में हुई। अच्छा सर। उसके पश्चात हम लोग दिल्ली आ गए। बाकी शिक्षा दिल्ली में हुई, स्कूलिंग। अच्छा सर। उसके पश्चात कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में हुआ। मैं चला गया इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में पीएचडी के लिए। ओके सर। और उसके पश्चात तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह मैं जाता रहा। जी। लेकिन आपने प्रश्न किया है गांव का, जी। तो देखिए गांव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं वो यूनिक मानता हूं मैं उनको। जी जी बिल्कुल। पहला कारण तो ये कि वो धरातल से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सर। वो पैदल, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना उदाहरण लूं, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने 8वीं कक्षा तक कभी जूते पहन के रहा हूं मैं। जूते आते थे, हम लोग खेलने जाते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, नीचे जूते उतार के पेड़ों पे चढ़ते थे। जी। और पेड़ों से कूद के घर चले जाते थे नंगे पांव, जूते कोई और ही उठा ले जाता था। और आज डॉक्टर भी लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि बिना चप्पल और जूते के चलिए। बिल्कुल। तो वो जो सीख थी, मुझे नहीं, मैं कभी घर में चप्पल नहीं पहनता, नंगे पांव रहता हूँ सदा नंगे, कितना ही टेम्परेचर हो कुछ हो। गांव में रहने का एक सबसे बड़ा बात ये हुआ कि कुएं पे नहाते थे हम। तो जैसा पानी आया उसी से नहा लिए। जी सर। कभी ये नहीं कि भाई अंगीठी जला के या आग जला के आप गर्म करिए तो पानी। नेचुरली पूरा इनबिल्ड हुआ है पूरे। एब्सोल्युटली। फिर दूसरी बात, गांव में क्या होता है कि आप सबके साथ जीते हो। गाय, भैंस, ऊंट, बैल, ये सब, ऊंटों से भी, ऊंटों का भी हल चलाया मैंने। जी। बैलों का भी हल चलाया मैंने। गायें पाली, भैंसें चराई, बकरी, भेड़, ये सब पूरा ग्रामीण जो एक कल्चर है उसको वो शहर के कल्चर से कंप्लीटली भिन्न है। और उसको मैंने जिया क्या, आप समझिए कि समाहित किया अपनी पर्सनैलिटी में। अच्छा, गांव की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे गांव में कोई जात पात नहीं थी। हमें एक ही बात सिखाई कि जब घर से निकलो, कोई भी मिल जाए उसको सबसे पहले राम राम जी करो। बड़ा है तो चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, चाची, ताई, इस प्रकार से भाई जी, भाभी जी, तो आप राम राम करोगे। बड़ों का सम्मान और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। पैर छूना, राम राम करना, और खेतों में काम करना। देखिए, जब आप खेतों में काम करते हैं तो एक तो पूरी कीटाणुओं की टेक्नोलॉजी समझ जाते हैं। जब हल चलता था तो पीछे पीछे चिड़ियाएं, बड़ी बड़ी चिड़ियाएं उसमें चुगती रहती थी। तो हमारे मन में आता था ये क्या है। तो पता चलता था कि उसमें केंचुए निकलते हैं, जब वो हल चल रहा है नीचे से तो वो होते थे, तो वो चुगती थी। फिर जब बीज बो देते थे, बीज उगता था। तो अब वो ज्ञान स्वतः आ गया, जो अगर मैं एमएससी एग्रोनॉमी करूंगा उतना ज्ञान नहीं आता। एक इकोलॉजी पूरा बैलेंस्ड है। पूरा सरसों की बुआई से लेके कटाई तक, उसकी पूरा निकालने तक, हार्वेस्टिंग, पूरा कंप्लीट एक चित्रण आ जाता था। गोबर उठाना, गोबर से उपले बनाना, रस्सी अपने हाथ से बनाना, और कुएं से पानी स्वयं भर के लाना। क्योंकि हमारा गांव तो राजस्थान में है, तो वहाँ कोई नहर वहर तो थी नहीं। तो हम लोग कुएं का ही पानी पीते थे, कुएं के पानी पे, कुएं पे नहाते थे। तो वो सब गांव में ऐसा रम गया, गांव का कल्चर, जिसने मुझे बहुत बेनिफिट किया। और दूसरी बात ये कि बचपन से ही ऐसा रहा, बड़ों की सेवा करना। कोई भी बड़ा बूढ़ा मिल जाता था, उसके लिए पानी निकालना कुएं से, उसको नहलाना। हमारे हेडमास्टर थे, उनके कपड़े मैं ही धोता था। हमारे टीचर्स थे, उनके लिए हम लोग सब्जियां उगाते थे स्कूल में। तो पूरे हम सारा सर्वांगीण विकास गांव में ही संभव है। तो जो हमारे न्यू जनरेशन आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम बड़ों का सम्मान करें और खुद भी सम्मानित हों। ये भी एक है। देखिए क्या है, बच्चों के लिए तो मेरा ये, और बच्चों का क्या, उनके पेरेंट्स के लिए मेरा सुझाव है, क्या निवेदन समझ लीजिए, कि बच्चों को जितना रगड़ाएंगे, जितना उनको पसीना निकालेंगे, उतना अच्छा है। आजकल मैं बड़ा बाई एंड लार्ज जनरली सभी बच्चे जो हैं वो या तो मोबाइल पे लगे रहते हैं या वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। उनको आप बोलिए जाके कबड्डी खेलें, वॉलीबॉल खेलें, भागें, दौड़ें, खेतों में ले जाएं उनको, पहाड़ों पे ले जाएं उनको,
तो जीवन को श्रममयी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शहरों में नहीं हो रहा है, गाँव में था। मेरा अगला इसी से रिलेटेड है कि सर जो हमारा न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया के साथ बहुत अटैच्ड है, और आज का जो माहौल है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें स्ट्रांगली सपोर्ट भी कर रहा है कि लोग थोड़ा सा जुड़ें भी। तो भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील भी हो चुकी है और हम आगे अमेरिका के साथ भी बढ़ भी रहे हैं। ऐसे में न्यू जनरेशन जो हमारी है वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का एजुकेशन भी ले रही है, तो वो ग्लोबल जो मार्केट है उसकी वो एक एज ए अपॉर्चुनिटी देख रही है। तो आपका क्या कहना है कि इसको हम अपॉर्चुनिटी को हमारी जो यंग जनरेशन है उसको लेना चाहिए, और ये जो ट्रेड डील और ये सारी चीज़ें जो करंट सिनेरियो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे, अमेरिका और ट्रम्प प्रशासन और ये यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ जो ट्रेड डील चल रहा है उसमें हम लोग कैसे इसको देखें यंग जनरेशन के रूप में? देखो, मैं इस पूरे प्रश्न को 3 भागों में बांटता हूँ। जी सर। पहला भाग बात करते हैं हम युवाओं की और युवाओं के भविष्य की। जी सर। और किस प्रकार से युवा ओरिएंटेड हैं और किस प्रकार से युवा सज्ज हैं सीखने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा ये है युवाओं के लिए, जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने फील किया जब भी मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी बच्चों को मैं एड्रेस करता हूँ, फैकल्टी को एड्रेस करता हूँ, वो सीखना चाहते हैं। देखिए, भारतीय बच्चा कंपैरिजन टू अदर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड वो सीखना चाहता है। अब बात है कि हमारे यहाँ फैकल्टी उसको ठीक से सिखाए, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके लेवल पे जाकर के सिखाना बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो अब देखिए, बात आती है कि सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं। एक पहलू है जो अच्छा पहलू है, एक पहलू है जो इतना अच्छा नहीं है। बच्चों को हमें डायरेक्शन करना है, उनको फोकस कराना है अच्छे पहलू की ओर। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, हम लोग, हमारा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए, जिस प्रांगण में ये हो रहा है उस प्रांगण का नाम पॉडकास्टपुर है। अपने आप में देखिए कितना पॉजिटिव है। अब यहाँ पे आप पॉडकास्ट के लिए एजुकेटिव रील्स भी बना सकते हैं, यहाँ पे वैदिक गणित पे भी बना सकते हैं, कैसे समस्याओं का समाधान बोर्ड के ऊपर किस प्रकार से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें वो भी कर सकते हैं। या फिर आप भोंडे रील भी बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे भोंडे रील भी हैं और बहुत स्वच्छ और बहुत ज्ञानवर्धक रील भी। हमें मतलब लर्निंग की तरफ जाने के लिए एक अच्छा उसमें सोशल मीडिया का चूज करना चाहिए, ना कि जो ऐसी चीजें हैं देख रहे हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। दूसरा पहलू जो आपके प्रश्न का है वो ये है कि युवाओं को क्या करना चाहिए और उनको अवसर क्या हैं। जी सर। जो मुझे बहुत कष्टदायी रहता है वो ये है कि अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं तो 75% बच्चे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं। जब मैं हिंदू कॉलेज का छात्र हूँ, हिंदू कॉलेज से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया, 77 में केमिस्ट्री ऑनर्स किया, MSc किया वहीं हिंदू कॉलेज से 79 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे समय में ऐसा होता था कि यदि कोई अच्छा बच्चा है तो वो है जो साइंस पढ़ता है, और जो निकम्मे जिनको कुछ आता जाता नहीं वो नॉन साइंसेस में होते थे। और जो परसेंटेजेस होती थी वो हाई परसेंटेजेस साइंस की जाती थी। तो हमारे समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको बहुत हाई परसेंटेज चाहिए, लेकिन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज उल्टा हो गया। 75% of the students in the universities, they are opting for subjects like political science, subjects जिसका कोई सरोकार नहीं समाज को, जिसकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं, ना इंडस्ट्री को आवश्यकता, ना रेगुलेटर्स को, किसी को भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन उस सब्जेक्ट्स में जा रहे हैं। ये बड़ा मुझे दुख होता है। तो मेरा निवेदन है युवाओं से, की जरूरत है उनको कोई समझाए कि बेटा मैथमेटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, मेडिकल में जाओ।
और इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अभी सर इसी को अगर हम ध्यान में रखें तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें ये विचार किया जा रहा है, उसकी जो फिलॉसफी है कि अब नॉन साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट आप एक साथ लेकर के स्टडी कर सकते हैं जी। कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है और आपकी बातों का सपोर्ट भी मिल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है न्यू नहीं है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन कई वर्षों के पश्चात वो आई है तो एन को न्यू कह देते हैं। जी सर। बट एक्चुअली वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। एनईपी पर्पज उसका ये है कि सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास तब होता है जब आप सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं और टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, एनवायरमेंटल, पूरा रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, इन सब का पूरा ज्ञान हो आपको। पर्पज उसका ये है। किंतु हो क्या रहा है कि उस 2020 में ये पॉलिसी लागू हुई, आज हम 2026 में हैं, अभी भी हम उसकी चर्चाएं कर रहे हैं, अभी उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं आया है और उस रूप में ले भी नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि जो मर्जी जिस मर्जी को जैसे समझ आता है वैसे वो कह रहा है जी हम नए इस एनईपी के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उस सीमा, उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न किया था ट्रेड का, वो पॉइंट पहलू रह गया। तो मैं बताता हूं कि देखिए, भारत को कोई डिफीट नहीं कर सकता। उसके कारण दो हैं। पहला कारण तो ये कि आपका जो नेतृत्व है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मोदी जी, उनके जो मिनिस्टर्स और पूरा, और उनका आधार, उनका थॉट प्रोसेस वो पूरा सनातनी है। जो सनातनी कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। सनातनी सतत हो, जो बिल्कुल हो, बिल्कुल, और सच्चा हो और सबके लिए समान हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो, ये हमारा नेतृत्व है। पहला पॉइंट। ग्रेट लीडर हमें मिले हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। और दूसरा, इंडिया को कोई डिफीट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो 40-45% युवा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, भारत विश्व का 20% है, और उस 20% में से जितने युवा हैं वो पूरे विश्व के मोर देन 50% युवाओं में आते हैं। यदि आप पूरे विश्व के युवा लो तो कहीं 40-50% तक तो भारत के युवा आते हैं उसमें, तो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो कोई डिफीट नहीं कर सकता। वो प्रमाणित हुआ जब ये ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, जो भी हुआ, जैसे भी कुछ लगा कि भाई कुछ संकट आ रहा है डील में, यूरोप ने बहुत अच्छा किया, बाकी देशों ने किया, अब अमेरिका के साथ भी डील हो गई। तो अब इसको पृष्ठभूमि में रखते हुए युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरा ये मानना है कि भारतीय युवाओं को पूरे देश चाहते हैं। उदाहरण मैं सबको देता हूँ, वो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इजराइल को भी भारतीय चाहिए और ईरान को भी भारतीय चाहिए, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यूक्रेन को भी भारतीय चाहिए और रशिया को भी भारतीय चाहिए। बाकी देशों को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमें भारतीय चाहिए। हम कई बार प्रश्न उठाते हैं कि भाई हमारे युवा जाके रशिया में लड़ रहे हैं, हमारे युवा जाके यूक्रेन में लड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको भारतीयों पे विश्वास है। ये तो एक बात, बहुत बड़ी चीज़ आपने कही कि हमारे जो भारतीय जहाँ पर भी हैं वो एक फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ। बिल्कुल, उन पे विश्वास करते हैं क्योंकि उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी, और सबसे बड़ी जो बात है, हमारे यहाँ का युवा जो है, भले ही से उसके मार्क्स कम हो, भले ही से वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो सर्टिफिकेट पे नंबरों में, बट संस्कारों में वो नंबर 1 होता है। और अब इस कलयुग में पूरे विश्व में किसी देश में चले जाओ, संस्कार को महत्व दे रहे हैं लोग। अब तो मार्क्स की ना बात करके स्किल की बात हो रही है, और ये मेरे ख्याल से सही मायने में चीज़ें हो रही हैं कि मार्क्स बेस्ड ना होकर के स्किल बेस्ड चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और कौशल आप में तब आता है जब आप संस्कारों पे चलते हैं। बिल्कुल सर। तो भारतीय युवा संस्कारी है, इसलिए सब को भारतीय युवा चाहिए। तो ट्रेड डील जो हुई है, वो तो ट्रेड डील किस में होती है? ट्रेड में क्या होता है? लेन देन होता है। ओके, सेलिंग बाइंग। लेकिन इस प्रोसेस में जो रियल इन्वॉल्वमेंट है वो है ह्यूमन एलिमेंट। और ह्यूमन एलिमेंट, इस ट्रेड को सक्सेस करना,
इस ट्रेड को बढ़ाना, इस ट्रेड के डायमेंशंस बढ़ाना, वो युवाओं के हाथ में है। अब जब ट्रेड डील हुई है यूरोप में, तो आप देखो जितनी यूरोपियन कंपनी जब भारत में, मदर ऑफ द ट्रेड्स बोला जा रहा है, मदर ऑफ द ट्रेड बोला जा रहा है। अब जब यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज भारत में आएंगी, तो वो तो ह्यूमन कैपिटल तो इंडिया का ही यूज करेंगी। सिमिलरली यूएस, जो एक लग रहा था कि भाई ब्लॉक आएगा, अब यूएस की कंपनीज को भी, और जो यूएस की कंपनीज हैं भारत में, दे प्रिफर टू हैव एम्प्लॉय मोर एंड मोर इंडियंस। अच्छा, जो इशू कई बार आ जाता है H1B वीजा और ये, आप अमेरिका में जाके देखिए, अमेरिकन्स बाई एंड लार्ज, ओके, कुछ गिने चुनों को छोड़ दीजिए, बाई एंड लार्ज दे लव इंडियंस, बिकॉज इंडियंस उनको नया नया संस्कृति सिखा रहे हैं। भारतीय क्या करता है? भारतीय जाके करता है कि भाई ये मेरी जन्मभूमि है। जो बच्चे इंडियन ओरिजिन के बच्चे अमेरिका में हुए हैं, वो जन्मभूमि, वो झंडा अमेरिका का भी लेके चलते हैं, साथ में इंडिया का भी लेके चलते हैं, अनलाइक अदर्स। मातृभूमि को जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे एग्जाम्पल देखिए, इजराइल का जब गाजा के ऊपर, गाजा ने जब अटैक किया इजराइल के ऊपर और इजराइलीज को मारा, और जब इजराइल ने एक्शन लेना शुरू हुआ, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बहुत आक्रोश था, युवा वो आंदोलन कर रहे थे इन फेवर ऑफ गाजा। लेकिन भारतीय बच्चे तटस्थ थे, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं, और भारतीय बच्चे कभी भी यूनिवर्सिटीज में आंदोलन नहीं करते। जहां भारतीय रहते हैं वहां शांति रहती है, संतोष रहता है, सुरक्षा रहती है। इसीलिए भारतीय जहाँ जहाँ बसे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय कभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। हाँ, ये उनके रिसर्च में भी है कि इंडियन पे अगर वो रिसर्च करते हैं तो उनको लगता है कि ये किसी उसमें नहीं रहते एलिमेंट जो डिसिप्लिन रहते हैं। भारत में भारतीय डिसिप्लिन नहीं होते, अमेरिका में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, कभी भी क्राइम नहीं करते बाहर जाके। यहाँ करेंगे, अपने घर में कूड़ा फेंक देंगे, लेकिन बाहर स्वच्छता से। तो सर, अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं जी। हमारी जो फैकल्टी इंजीनियरिंग कॉलेज में है और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आज के दौर में अगर देखें तो फैकल्टी में थोड़ा सा गैप आ गया है कि ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ैकल्टी है और ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ैकल्टी है। चाहे वो रिसर्च फैसिलिटीज़ को लेके देखा जाए, चाहे वो सैलरी को लेके देखा जाए, चाहे वो आज उनके जो चीज़ें हैं उनको बेसिक एक वेलफेयर की बात हो रही है या पेंशन प्लान की बात हो रही है, तो फैकल्टी कैसे वो उसको टीचिंग भी करना है, ऐसे बच्चे को भी जनरेट करना है, न्यू जनरेशन के साथ भी साथ चलना है, तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता रहे। जो वो पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसके लिए सर आप क्या? उसके लिए मेरे 3 स्तर पे एक्शन प्लान मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, उसको मैं रिपीट करता हूँ। अभी सबसे पहला गवर्नमेंट के स्तर पर, पॉलिसी स्तर पर, पॉलिसीज देखिए, आज यदि आप इंटरनेट पे जाओ, हाउ मेनी प्रोफेसर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन दिस कंट्री, आपको डाटा नहीं मिलेगा। वी डोंट हैव अ रजिस्ट्री ऑफ टीचर्स। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कि आपको गूगल में आप जाओ, सर्च करो, नेट पे सर्च करो, AI पे सर्च करो, आपको ये पता चल जाए कितने लोगों ने B.Ed किया, कितनों ने PhD किया, ये मिल जाएगा। लेकिन कितने टीचर हैं, फैकल्टी का कोई रजिस्ट्री नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इतना बड़ा भेदभाव है कि आप यदि IIT के टीचर बन गए, अब समझिए कि आप दोनों क्लासमेट हैं, आपका एक क्लासमेट है, उसका सिलेक्शन हो गया IIT में और आप रह गए हैं यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। आप उस अपने क्लासमेट से कई मायनों में अच्छे होंगे, बिल्कुल, लेकिन उसका एक बॉडी लैंग्वेज, उसका एक बात करने का तरीका, उसका एक चाल ढाल कंप्लीटली डिफरेंट होगा, और उसको गवर्नमेंट से ट्रीटमेंट भी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल, वो चेंज होना चाहिए। अभी देखिए कैसे चेंज होगा। जी सर, उसमें मेरे सुझाव हैं। सुझाव सबसे पहला ये है कि जो पॉलिसी मेकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके जो एडवाइजर्स हैं, उसको कौन कोर टीम है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी सपोर्ट सिस्टम, उसमें सारे के सारे IIT से हैं।
जब वो आईआईटी से आएंगे तो उनको एजुकेशन मीन्स आईआईटी, और आईआईटीज ने इस देश में शिक्षा का जितना पतन होने में सहयोग दिया है किसी ने नहीं दिया। अच्छा। एक तो आईआईटी में एडमिशन के समय कितने बच्चे देखिए कोटा जाते हैं, इस इतनी कोचिंग में होता है, उनका नेचुरल जो रहन सहन है वो खत्म हो जाता है उस तैयारी के उसमें। शिक्षा तो ज्ञान तो ग्रहण, खत्म हो ज्ञान जाता है, प्लस ज्ञान तो अर्जित होता ही नहीं। वो तो केवल वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू रटना, और उसको किसी प्रकार से उस एग्जाम को पास करने का है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी में है भी हमारा एनईपी में कि कोचिंग समाप्त हो, लेकिन वो हो नहीं रही। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फैकल्टी की एक रजिस्ट्री होनी चाहिए। आप ऐसा कर दीजिए, मेरा सुझाव ये है कि साहब एक पर्टिकुलर व्यक्ति प्रोफेसर के योग्य है, उसको प्रोफेसर आप बना दीजिए, और उसको एक मिनिमम सैलरी, जैसे आपके एक मिनिमम उसके वो प्रोफेसर हो गया, योग्य है, वो समाज के लिए है, बिल्कुल वो देश के लिए है, तो उसको एक मिनिमम सैलरी आप फिक्स कर दीजिए। फिर उसके पश्चात वो जितना पढ़ाए उस हिसाब से दीजिए, लेकिन सब टीचर्स को इक्वल फुटिंग कर दीजिए। अब आईआईटी का तो ये फाइनेंस कमीशन 18 आ गया, 16, 17, और यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं देख रहा है। तो बेसिक, और जबकि सबसे अधिक श्रम, सबसे अधिक जो शक्ति जो लगा रहा है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का छात्र है, और 75% एजुकेशन, 80% एजुकेशन प्राइवेट है, 20% गवर्नमेंट है। उस 20% गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का 90% पैसा जा रहा है, फंडिंग हो रही है, और इस 80% में हार्डली 10%, और वो भी गिने चुने। और ये जो रैंकिंग का जो ड्रामा है ना, रैंकिंग का, ये सबसे बड़ा दुखदाई पहलू है शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का, भारत में शिक्षा का। जब आप एक इंस्टीट्यूट को बोलते हो कि ये टॉप रैंक है, ये लो रैंक है, भाई सबको आपने, गवर्नमेंट ने उनको सबको अनुमति दी, बिल्कुल सबको रिकॉग्निशन दिया कि भाई आप टीचिंग इंस्टीट्यूट, व्हाई डू यू रैंक देम? यस, आप उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दो, आप उनको बोल दो कि भाई ये करो, बट डोंट रैंक, उससे पूरा गड़बड़ होता है। तो एक तो ये हुआ कि रजिस्ट्री का, और जैसे आईएएस आईपीएस अगर आप नहीं कर सकते मिनिमम पे का, तो जैसे आईएएस है ऐसे टीचिंग सर्विसेज कर दीजिए आप, बिल्कुल इंडियन एजुकेशन सर्विसेज कर दीजिए। भाई आपके रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, आपके रेलवे सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, तो व्हाई डोंट यू हैव एजुकेशन ऑफिसर्स? आप बनाइए, आईएएस रखिए, एंड लेट देयर बी। अच्छा, दूसरी बात, एक टीचर, यदि आप ग्रेटर नोएडा में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में है फॉर एग्जांपल, एक टीचर पूरे जीवन पर्यंत उसी इंस्टीट्यूट में रिटायर हो जाता है, जबकि आईएएस डिफरेंट जोन्स में जाते हैं, तो उससे पूरा डेवलपमेंट होता है, करिकुलम भी डेवलप करेंगे टीचर्स। एक तरफ आप बोलते हो कि युवाओं को डिग्री लेके इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए, पहले आप फैकल्टी तो इंडस्ट्री रेडी करिए, बिल्कुल। तो फैकल्टी के ऊपर, और एजुकेशन पॉलिसी में है ये फैकल्टी के ऊपर, लेकिन इतना ध्यान कौन देगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर्स से जिस प्रकार से काम लिया जाता है, अगर उनकी स्थिति देखोगे, मैं तो बहुत क्लोजली देखा है मैंने, और मैंने बहुत इंटरेक्ट किया है, मैंने टीचर्स को भी आई ट्राइड टू अपलिफ्ट देम, और मैंने मैनेजमेंट को भी समझाया है कि टीचर्स का आदर करें, क्योंकि यदि गुरुओं का आदर नहीं होगा तो फिर शिक्षा कैसे उच्च कोटि की होगी। इंस्टीट्यूट, संस्थान और यूनिवर्सिटीज अध्यापकों का ध्यान नहीं रखेंगे, गुरुओं का ध्यान नहीं रखेंगे, गुरुओं को सम्मान नहीं देंगे, तो उनके यहाँ शिक्षा अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी, और कुछ समय के पश्चात एडमिशन्स भी नहीं होंगे। जब मैं वाइस चांसलर था तब भी मैंने पूरा प्रयास किया, और टीचिंग लेवल पे मैंने प्रयास किया कि अपना लेवल उठाओ, और मैनेजमेंट लेवल पे मैंने इस बात पे फोकस किया कि आप अध्यापकों का आदर करो। आप देखो, जो शिक्षा है वो 2 पिलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के। पहला है शिक्षक और दूसरा है शिष्य, टीचर
and student, students. both of them have to be properly treated. और जब वो दोनों एक प्लेन पे होंगे तभी ज्ञान अर्जित कर पाएंगे बिल्कुल स्टूडेंट्स, और शिक्षक ज्ञान बांट पाएंगे. तो ये पहलू बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है शिक्षा के लिए, जी सर. शिक्षा की गुणवत्ता के लिए. अब देखिए क्या है कि देश में जो एजुकेशन पॉलिसी 6 साल हो गए जी सर. देश में, मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं और अब रिपीट कर रहा हूं, हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, फिर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, फिर यूजीसी है, एआईसीटी है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, खूब सारी काउंसिल्स हैं, इतना सारी व्यवस्था आपने कर रखी है. और व्यवस्था में कहीं भी टीचर फोकस नहीं है. पेपर पे टीचर फोकस है, पेपर पे आज आप कह रहे हो स्टूडेंट फोकस भी है. स्टूडेंट फोकस शिक्षा तभी होगी जब टीचर स्टूडेंट को ऑन करेगा, और टीचर स्टूडेंट को तभी ऑन करेगा जब टीचर अपने आप को संस्थान का ओनर समझेगा. यदि आप शिक्षक को संस्थान का कर्मचारी मानोगे, कभी भी वो ना आपके संस्थान को ऑन करेगा, ना बच्चों को, शिष्यों को ऑन करेगा, स्टूडेंट्स को ऑन करेगा, और शिक्षा का स्तर गिरेगा. तो आज के प्राइवेट कॉलेज में जो शिक्षक की स्थिति है उस पे क्या कहेंगे कि अभी देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में जो शिक्षकों की स्थिति है उसके कई आयाम हैं. सबसे पहला आयाम तो शिक्षक ये समझता है कि ये बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो ओनर है इस इंस्टीट्यूट के, उनके पास इतना धन आ रहा है, मुझे भी उसका प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए. जो ओनर हैं संस्थानों के, उनके साथ डिफिकल्टी ये है कि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है. और आज पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अक्रॉस द बोर्ड, नॉट जस्ट इन यूपी बट अक्रॉस द कंट्री, एडमिशन्स डाउन होते जा रहे हैं. उसके कई कारण हैं. जब एडमिशन डाउन होते जा रहे हैं तो मैं उदाहरण देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग. ओके, सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट पूरे देश में बढ़ती जा रही है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, रेलवेज, आपके एयरपोर्ट्स, बहुत सारे अक्रॉस द बोर्ड आपको सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है. लेकिन चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है. आज कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस छोड़ के किसी और इंजीनियरिंग में नहीं जाता, सिविल मैकेनिकल में जाता ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाते ही नहीं. ये सीटें खाली हैं. तो अब क्या है कि यहाँ बात आती है कि जब सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बच्चे नहीं आएंगे तो संस्थान के ओनर कहते हैं साहब आप जब बच्चे ही नहीं है तो आपको कहाँ रखें. ठीक है, बिल्कुल. यहाँ पॉलिसी की बात आती है. गवर्नमेंट को पॉलिसी में ऐसा करना चाहिए जिस प्रकार से बनी हुई है कि आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो, इतनी फैकल्टी आवश्यक है. पूरे सस्टेनेबिलिटी मॉडल को गवर्नमेंट को समझना होगा और टीचर्स को समझना होगा. ये एक पहलू है. टीचर को समझना चाहिए कि क्या क्या कठिनाइयां हैं. ठीक है, लेकिन टीचर करे क्या? देखिए बहुत सारी बातें हैं जो टीचर्स इनिशिएट कर सकता है. अब जैसे जिस संस्थान में आप एम्प्लॉयड हैं, बिल्कुल आप 9 बजे से 5 बजे तक क्लासेस का रहता है, बिल्कुल 5 बजे के पश्चात इंस्टीट्यूट बंद. अब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ, इतनी बिल्डिंग खड़ी है, 5 बजे से अगले दिन 9, साढ़े 9 बजे तक इंस्टीट्यूट में कोई एक्टिविटी. तो टीचर्स एंटरप्रेन्योरियल अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट करें, कोचिंग सेंटर बनाएं अपने इंस्टीट्यूट्स को. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं बताता हूं आपको कि आप इसमें पहल लो. आप कहो कि मैं फैकल्टी डेवलप करूंगा. देखिए नॉर्मली फैकल्टी डेवलपमेंट होना चाहिए संस्थान के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा. जब हम बच्चों की कोचिंग करते हैं, आप स्टार्ट करो टीचर की कोचिंग. ओके, आप एक ऐसा एक एसोसिएशन बनाओ अपने टीचर्स की कि जिसमें अच्छे टीचर आगे आए और जो युवा टीचर्स हैं उनका ज्ञान वर्धन करके उनको अच्छा टीचर बनाएं. ठीक है, और जो 5 बजे जब इंस्टीट्यूट क्लोज हो जाता है, 5 शटडाउन हो जाता है, 5 बजे से लेके अगले 9:30, 10 बजे तक जब खुलेगा, खूब सारी एक्टिविटीज आप स्टार्ट करो. बिल्कुल मिल के टीचर्स ऐसे
इंडस्ट्री के साथ मिलके कंसल्टेंसी कर सकते हैं हम। बिल्कुल। ओके, हम हाँ, कोचिंग सेंटर ही कहीं कर न सकते हैं। कहीं टीचर को भी अपने 9 to 5 के बाद भी वर्क करना पड़ेगा और अपनी ऑन हिज पोजीशन ओन हाँ, बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरियल करना पड़ेगा। 9 to 5 टीचिंग मोड में रहे, उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल मोड में आ जाए। बिल्कुल, आप स्किल डेवलपमेंट में लगो, आप स्किल डेवलपमेंट में लगो। आप कितनी आवश्यकता है आज, आप देखो, आप मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस मामले में बहुत कुछ कर भी रही है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को फैकल्टी की चिंता इतनी नहीं है जितनी इंडस्ट्री। मैं उदाहरण देता हूँ, जी उदाहरण देता हूँ। MSME में कोई कंपनी बंद होती है या इंडस्ट्री बंद होती है तो गवर्नमेंट एक पैकेज लाती है कि भाई ये लो, ये पैकेज, ये फ्री इंडस्ट्री चलाओ उसको। जब एक संस्थान बंद होता है तो क्या गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है? वहाँ भी होना चाहिए, वहाँ भी होना चाहिए, बिल्कुल। और फिर जिन संस्थानों में ऐसे बच्चे निकल रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और उसको गवर्नमेंट फंड कर रही है, उन पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको फंड कर रही है। JNU को जितनी फंडिंग मिलती है, और JNU सबसे बड़ा हेडेक है। आप JNU को सेलिंग पे लगा दीजिए कि JNU ऑन सेल, प्राइवेटाइज कर दीजिए JNU को। आप देखिए जितना फंड आप दे रहे हो JNU को, इतनी लैंड ऑक्यूपाई की हुई है उन्होंने। या और यूनिवर्सिटीज जैसे जहाँ कोलकाता में जो ये जितने भी अलगाववादी जो युवा निकल रहे हैं इन यूनिवर्सिटी से, उनको सबको आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। आप बोल दीजिए ये दिस इज व्हाट इट इज। बात हो रही थी कि फैकल्टी इंडस्ट्री रेडी कैसे बने। बिल्कुल, गवर्नमेंट की पॉलिसी आए कि जैसे ही आपकी, जैसे मान लीजिए गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं या तब आपको कॉलेज, आपको इंस्टीट्यूट आपको सैलरी नहीं दे रहा, वो तभी होगा जब आप रजिस्ट्री, गवर्नमेंट की टीचर्स की रजिस्ट्री है और इंडस्ट्री में आप जाके काम करेंगे। बिल्कुल, और इंडस्ट्री विल सपोर्ट यू। और इंडस्ट्री को कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ गवर्नमेंट जोड़े, मैंडेट करे, मैंडेट करे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगा तभी जाकर के ये सारी चीजें हो पाएंगी। मैंडेट हो गवर्नमेंट का कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके ग्रोथ में, उनके जो भी उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनमें ये एक नियम हो, ऐसा मैंडेटेड हो कि दे शुड हैव अ टाई अप विद एन इंस्टीट्यूट। दे विल हैव देयर टीचर्स एटलीस्ट 1 month or 2 months इन अ ईयर इंडस्ट्री। आप जब इंडस्ट्री में जाते हो 1 महीना 2 महीना, चेंजेस होना बहुत जरूरी पूरा है। परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। आप उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाओगे। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम देख रहे हैं कि ये ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसको बच्चों के साथ शेयरिंग भी होगी, इंडस्ट्री की बात भी हम करेंगे। उसके अतिरिक्त जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है करिकुलम चेंज। यस सर। आप यूनिवर्सिटी में रह के किताबें पढ़ के करिकुलम चेंज नहीं कर सकते। आप करिकुलम चेंज करोगे जब आप इंडस्ट्री में जाओगे। उदाहरण देता हूँ, देखिए अब सब बात कर रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं कि हमने रेयर अर्थ मिनरल्स पे, स्पेशलिटी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर हमारा टाई अप हो गया। बिल्कुल, इतने सारे हमारा जो सिलेबस है, क्या हम सिलेबस में वो सब पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है? क्या हम सिलेबस में नेट जीरो पढ़ा रहे हैं? क्या हम बीटेक इंजीनियरिंग दे रहे हैं नेट जीरो, कार्बन फुटप्रिंट? ओके, क्या हम दे रहे हैं कार्बन रिडक्शन? नहीं दे रहे। कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन का कहीं बात ही नहीं कर रहे। तो इंडस्ट्री और जो करंट एजुकेशन है इसमें इतना गैप हो गया है कि यहाँ हम कुछ और पढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ और नीड है। इसीलिए टीचर्स को एक स्कोप खुलना चाहिए कि टीचर्स को मैंडेटेड हो इंडस्ट्री की, ये जाएंगे ही। अब मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्री हैज टू टाई अप विद यू विद एन अंडरटेकिंग कि आपके यहाँ से आप मतलब एज ए फैकल्टी वहाँ जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे। जो भी उनके रूल्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी और वो सब टेक केयर किया जाए, इंडस्ट्री को लॉस ना हो। आप काम करेंगे और लौट के जब आएंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आप स्टूडेंट्स को वैसा ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पॉलिसी मेकर हैं, इनको ये जो बात हो रही है, पॉलिसी मेकर को चाहिए कि ये सारी चीज़ें एनालाइज करे और एक रूल बना करके ये सारी चीज़ें करें। क्योंकि फैकल्टी फ्री नहीं हो पाती है कॉलेज से, 9 to 5 उसको कॉलेज में ही रहना पड़ता है, तो बहुत बार वो चाहते हुए भी इंडस्ट्री नहीं जा पाती। लेकिन गवर्नमेंट अगर पहल करे और AICTE पहल करे तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बातें रियल लेवल पे आ जाए। देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को
कौन एडवाइस कर रहा है? हाँ, यस सर, वो ये इम्पोर्टेंट है। आईआईटी के प्रोफेसर्स, हाँ, उनका कोई सरोकार नहीं है, ग्राउंड उनको कोई आभास ही नहीं है कि रियल में शिक्षा कहाँ हो रही है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपका बच्चा बीटेक करके यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से निकल के और आईआईटी में एमटेक करता है, वो अपने आप को गर्व से कहता है मैंने आईआईटी से एमटेक किया, जी। जबकि उसकी फाउंडेशन आपने अच्छी दी है उसको। और ये गवर्नमेंट को समझ, आप मुझे बताइए कितनी बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंटरेक्ट करती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर्स से? कभी नहीं। कोई लाइन, कोई चैनल ही नहीं है जिसमें, देखो लाखों टीचर्स हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। यस सर। क्या चैनल है जिससे वो इंटरेक्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से? लेकिन इतने सारे चैनल्स हैं आईआईटी प्रोफेसर्स के लिए। कोई भी कमेटी बनेगी, आईआईटी प्रोफेसर उसको, भले ही से आईआईटी प्रोफेसर के पास समय ना हो, ना उसके पास पढ़ाने का समय, या तो वो क्वालिटी चेक कर रहा होता है रोड्स की, या वो इधर उधर इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता है, या इंस्पेक्शन में लगा रहता है एआईसीटी या यूजीसी के। पढ़ाने का उसके पास टाइम ही नहीं है, आप उसी को रखे जा रहे हो। आप अपनी पॉलिसी मेकिंग में प्राइवेट, आप बताइए आपके चेयरमैन को कभी मिनिस्टर बुला के पूछेंगे कि क्या कैसी एजुकेशन? आपके अपने इंस्टीट्यूट में हजारों बच्चे पास आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपका संस्थान है, वो प्रतिष्ठित संस्थानों में से आता है। उनके चेयरमैन ने जीरो से लेके और इतनी प्रगति की है। बिल्कुल। कभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बुलाएंगे कि सर आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? कभी नहीं बुलाएंगे। कभी नहीं। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को कभी नहीं। इसी प्रकार से प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को, प्रोफेसर्स को कोई चैनल ही नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, वहाँ खुला है, गवर्नमेंट उन्हीं को फॉलो करती है। तो कैसे वो ध्यान देंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बिल्कुल टीचर्स पे? जी। अब हम लोग सर एक बात और करते हैं कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से जुड़े रहे हैं और 2012 से 15 तक आप वाइस चांसलर के रूप में आपने नेतृत्व किया है। आज आपको सुनने वाले बहुत से प्रोफेसर्स, स्टूडेंट और एलुमनाई हैं जो जानना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी। और जो अभी आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म नए नए डेवलप हुए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, इसका ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो आपको जो ये अभी पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, अब बहुत बार हमारी सैलरी आती है लेकिन हम मोबाइल में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसी से सारा कुछ वर्क कर लेते हैं। कैश हमारे हाथ में बहुत बार देखने को नहीं मिलता, लेकिन काम हमारा सारा कुछ चल रहा है। तो इंडिया इस प्लेटफॉर्म में बहुत ग्रो की है। जी। तो ये एक जाहिर सी बात है, इंडिया को लीडरशिप मिला है बहुत अच्छा। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं और प्राउड फील करना चाहते हैं कि इंडिया डिजिटली कहाँ तक पहुँच गया है। बहुत गर्व होता है। परसों मैं वंदे भारत से लौट रहा था। जी सर। तो अब नॉर्मली क्या होता है, आई डू नॉट यूज पेटीएम एंड यूपीआई वगैरह, ठीक है, आई पे कैश। ओके सर। तो जो एग्जीक्यूटिव क्लास में जो स्टेवर्ड्स होते हैं, भोजन वगैरह सर्व करते हैं, तो नॉर्मली मैं तो बाहर भोजन करता नहीं हूँ, मैं उनसे पैक करा लेता हूँ। वो मेरा भोजन पैक करके लाया, बिकॉज जो ड्राइवर, फूड हैबिट के बारे में भी सर बात करना है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन हमें भेजा था कि सर से पूछिएगा इस पर्सनालिटी का राज भी। पर्सनालिटी का राज तो लोगों का आशीर्वाद है, आत्माओं का आशीर्वाद है। तो वो मुझे भोजन ले आता है, तो मेरा जो ड्राइवर मुझे लेने आता है, मैं उसको भोजन, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इसको ग्रहण कर लो। तो मैंने उसको कुछ अपनी ओर से उसको निवेदन किया कि ग्रहण करो। मेरे साथ वाले जो पैसेंजर थे उन्होंने कहा कि वो मैं यूपीआई नंबर बताओ अपना। अच्छा। तो उसने नंबर बताया, उसने अपना स्कैन करा लिया, वो स्कैन करके वो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, पूरे कोच में सब लोगों ने उसको, दे स्टार्टेड पेइंग हिम, कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, ऑल थ्रू दी यूपीआई पेमेंट। दिस इज नेवर हर्ड ऑफ। दी अदर डे हम लोग कहीं गए हुए थे और हमने कुछ शॉपिंग किया, मिसेस खांडल ने कुछ परचेज किया जी सर। और वो 2 रुपए नहीं थे। उसने कहा कोई बात नहीं आप, तो शी सेड नो, नथिंग डूइंग, बिकॉज तब तक वो बाकी कैश में हुआ था। 2 रुपए का हो जाएगा, कोई बात नहीं।
शी इमीडिएटली स्कैंड इट एंड पेड 2 रुपीज। हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हाँ, कि 2 रुपए भी आप यूपीआई से ले पे कर सकते हैं, सकते हो। दे देन सकते ही हैं। सेड कि 1 रुपया भी हाँ, ले हाँ, सकते हैं। जी। और बैगर्स भी आजकल वो हाँ, लेके चल रहे हैं स्कैनर। हाँ, स्कैनर लेके चल रहे हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि ठीक है। है। हाँ, लेकिन आपने प्रश्न मेरे से किया हम्म, यूपी टेक्निकल हाँ यूनिवर्सिटी जी का। सर। देखिए, जब मैं वाइस चांसलर आया हाँ, था यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो तब की यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हाँ, और आज का एकेटीयू दिन रात का, ओके, हम्म, अंधेरे और प्रकाश का जो हाँ, अंतर होता है वो था। हाँ, करीब 125 एम्प्लॉय, हम्म, वो भी डेली वेजर, वो हम्म, भी मतलब रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं थे। अच्छा सर। वो 700 इंस्टीट्यूट मैनेज कर रहे थे, ओ, हाँ, ओके। और ऐसा एक सिस्टम था हम्म, कि यूनिवर्सिटी मीन्स हम्म, दादागिरी एंड हाँ, ऑल इंस्टीट्यूट्स आर हम्म, सर्वेंट टू द यूनिवर्सिटी। मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने कहा कि ये एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, हाँ, जी ओके। जी, हाँ, एक तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का अर्थ ये है कि ये ऑन हम्म, बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट्स है। हाँ, इसका जो इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है इन्हीं वो कॉलेजों से इंस्टीट्यूट है। के कॉलेजेस से है। हाँ, 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 तो मैंने ये कहा सारे कॉलेजेस को, बोला कि आप अपने कोड नंबर मत लगाओ इंस्टीट्यूट में, आप लगाओ यू आर कैंपस नंबर दिस ऑफ यूपीटीयू। डोंट से यू आर सो एंड सो कॉलेज कोड नंबर सो एंड सो affiliated. No, you say this is the campus of UP Technical University. Yes, yes. UP Technical University campus in Bareilly. Okay, UPTU campus in Muzaffarnagar, in Varanasi, in Meerut, इस in बात Ghaziabad. में बहुत बड़ी सोच है कि तो मैंने कहा यार, ओनरशिप दे रहे हैं आप। मैंने कहा यार, मैं वाइस चांसलर वहां का नहीं हूँ, मैं वाइस चांसलर सब इंस्टीट्यूट्स का हूँ। Yes, पहली yes. बात। हाँ, दूसरी बात, सारे संविदा पे थे एम्प्लॉयज, ओके। और इस प्रकार का सिस्टम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने प्रयास किया कि सब चेयरमैन को आई ट्राई टू गिव देम एज मच रेस्पेक्ट एज दे डिजर्व, yes. एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू क्रिएट नेटवर्क of directors and professors जी सर। for faculty development, for growth of the university. आप देखिए, एडमिशन्स में डिक्लाइन नहीं था उस पीरियड में, और हम प्रयास करते थे। इतने सारे नहीं, वो पीक पे था उस समय, एडमिशन बहुत पीक पे हुआ करते थे तब सर। एक इसका नाम system- क्या था? उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी था? टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यूपी टेक्निकल। नहीं, शुरू में देखिए, बिगिनिंग में हाँ, मैंने ज्वाइन किया एज ए वाइस चांसलर गौतम बुद्ध टेक्निकल गौतम यूनिवर्सिटी, बुद्ध टेक्निकल ओके। यूनिवर्सिटी, जी सर। और यहाँ थी महामाया टेक्निकल हाँ, यूनिवर्सिटी। दो यूनिवर्सिटी। उसके पश्चात अखिलेश जी को लगा कि भाई ये वाइस चांसलर दोनों को संभाल लेगा, हाँ, हाँ, तो उन्होंने फिर दोनों को मिला के मर्ज कर यूपी दिया। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया। अच्छा। और ये बिगिनिंग में भी यूपी टेक्निकल हाँ, यूनिवर्सिटी शुरू में थी। था, बीच में चेंज हुआ था। तो उनको ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये वीसी जो है ये संभाल लेगा दोनों को, तो उन्होंने फिर मर्ज कर दिया। जी, जी, ठीक जी। है। तो आप ये देखो कि मैंने प्रयास किया कि भाई जो इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन हैं उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले, हाँ, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। और जो एम्प्लॉयज हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी उनसे प्रॉपर हाँ, ट्रीट करें। करें। और स्टूडेंट्स के साथ मेरा ये रहता था। हाँ, बट एक सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते थे वो गिने चुने 5-7 इंस्टीट्यूट के हाथ में थे। मोनोपोली टाइप की थी। ऐसा था कि काउंसलिंग सेंटर उन्हीं इंस्टीट्यूट में होंगे। तो पूरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन 5-6 इंस्टीट्यूट के ऊपर निर्भर करते थे। तो मैंने प्रश्न ये किया, भाई जब हमारे सारे इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड हैं, हाँ, तो सारे इक्वल हैं, बिल्कुल। तो सारे इंस्टीट्यूट को एफिलिएटिंग सेंटर बनने दो। जी। तो ये पहली बार हुआ कि जिस इंस्टीट्यूट ने सोचा भी नहीं था, हमने उसको काउंसलिंग सेंटर बना दे दिया। हाँ। तो उससे बहुत ऑलमोस्ट 125 इंस्टीट्यूट इन वन शॉट बिकेम काउंसलिंग सेंटर्स, क्योंकि स्टूडेंट सभी का इंस्टीट्यूट में जाने लगे। बिल्कुल, हाँ, कि काउंसलिंग सेंटर है भाई, वहां पे जो भी है भरने ये। का। तो ये सब किया। और दूसरा जो था वो ये था कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो पूरा सिस्टम था, जो बहुत ही सेंट्रलाइज था, अच्छा, इट बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड, एंड आई एम हैप्पी दैट इट इज ग्रोइंग। और बाद के वाइस चांसलर्स ने उसमें बहुत प्रगति की, और आज यूपीटीयू बहुत टॉप पे है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कभी यूपीटीयू का कोई समाचार मैं देखता हूँ तो बड़ा आह्लादित होता हूँ। और वहाँ उन 3 सालों में जो मैंने सीखा,
इट इज़ पूरे जीवन में जितना सीखा उसके बराबर मैं मान सकता हूँ। अच्छा सर। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो सीखा, हम्म, एक तो मुझे इतना वरदान मिला, इतने सारे बच्चे, हाँ, इतने सारे फैकल्टी। अब हाँ, मैं जहाँ जाता हूँ इंडस्ट्री में, हाँ, आई गो इन इंडस्ट्री, yes, मुझे कोई ना कोई यूपीटीयू का छात्र मिल जाता है। हाँ, और मोस्ट मतलब कुछ ऐसा सरस्वती माँ की हाँ, कृपा जी, है कि उसकी डिग्री पे मेरे साइन होते हैं। हाँ। ओके, तो वो फिर मिलके बड़ा प्रसन्न हो जाता है। एलुमनाई और प्रोफेसर्स, स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब आपको बहुत चाहते हैं। मैं भी तो चाहता हूँ। और उनको सर ये एक आपका और भी जानना था कि प्लांट लगाने की जो आपकी हैबिट है उसके बारे में, और आपके फूड फूड के ये जो देखिए, प्लांट हैबिट है उसको जानना चाहते हैं। लगाने का ये है, आप जी एक सर। चीज़ समझिए, और इस बात को मैं बहुत मीडिया पे भी उठाता रहा हूँ। हाँ, अब जैसे हिंडन रिवर है, हाँ, हाँ, यमुना रिवर है, जी सर। अब हिंडन रिवर है, इसको कौन ठीक करेगा? हम्म, लाखों स्टूडेंट हैं, हाँ, मिला जुला दर्जनों प्रयास होना चाहिए। दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ, कई हजारों स्कूल्स हैं एनसीआर में। बिल्कुल सर। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? उनको ले जाओ मुहाने पे हिंडन और नदी वो के जाने के पेड़ लिए भी लगाओ, तैयार हैं, वो जाने के लिए भी तैयार रेडी हैं, हैं। उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो हमको ऑन करना होगा। तो हम्म, पेड़ों की जहाँ तक बात है, उसके हम्म, बारे में कुछ ऐसा मेरा है कि पेड़ों से मेरा बहुत लगाव है, जी सर। और मैं जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई नया पेड़ डिस्कवर करता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए 3 दिन पहले मैं हिमाचल में था, तो हिमाचल में हम लोग घूम रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि बॉयलर की जो राख होती है, हाँ, जी। ओके, उसका कैसे उपयोग किया जाए। तो एक स्थान पे बॉयलर की राख डाली हुई थी, अच्छा, और वहाँ बहुत सुंदर एक फ्लावर पौधा, एक निकला, प्लांट खूब अपने जर्मिनेट। आप ही उगा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये क्या है? हम्म, तो मेरे साथ मैं ले गया था हम्म, हॉर्टिकल्चरिस्ट, उसने उसका फोटो लिया, उसने इमीडिएटली देख के कहा साहब ये जंगली तंबाकू है, ओके, ओह, गीदड़ तंबाकू। हाँ, और फिर हाँ, उसका फिर भाव प्रकाश निघंटु में उसको देखा, उसके ऊपर तो बहुत सारे श्लोक हैं, उसके ऊपर बहुत सारा विवरण है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो पेड़ जो हैं वो सारी समस्याओं का समाधान है। समाधान है। हर व्यक्ति का, जैसे आपका जी, जी। एक राशि है हाँ, और एक नक्षत्र है जिसमें आपका बिल्कुल, जन्म हुआ जन्म है, हुआ है, हाँ। प्रत्येक राशि का एक वृक्ष है, अच्छा सर। प्रत्येक नक्षत्र का एक वृक्ष है। हुँ, यदि आप जीवन में अपनी राशि का और अपने नक्षत्र का वृक्ष हुँ, अपने आसपास लगा के उसकी सेवा करेंगे, हुँ, आपको कोई रोग नहीं आएगा पास। हुँ, वायु प्रदूषित है, हुँ, वृक्ष विल टेक केयर ऑफ इट। हुँ, पानी जल प्रदूषित है, हुँ, वृक्ष विल टेक केयर ऑफ इट। हुँ, और हमारे यहाँ कहावत है गांव में हाँ, कि पेट का खेत में हुँ, और खेत का पेट में। हुँ, तो जब खेत का पेट में आना है, हाँ, 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 तो खेत से जुड़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और पेट का खेत में जाना है तो आप समझ लीजिए हाँ, कि कितना महत्वपूर्ण लिंक है वो हमारे लाइफस्टाइल पे। ओके, पूरा अच्छा साइकिल है। जी। हाँ, और मेरे भोजन की जहाँ तक हाँ, आपने बात जी, की, जी सर। तो वो मैं पिछले 95 ऑनवर्ड, 95-96 से हाँ, मैं केवल दिन में 2 रोटी खाता हूँ, अच्छा सर। और वो मॉर्निंग में ही खा लेता हूँ। हाँ, अन्न का क्वांटिटी फिक्स है। अच्छा सर। उसका ऐसा एक मतलब दृष्टांत है हाँ, हाँ, कि हम लोग इंडस्ट्री में थे, हुँ, तो हमारे एक मित्र थे आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियर, वो ऑपरेशंस हेड थे। तो उनके पिताजी मेजर जनरल रिटायर थे, मेजर जनरल डॉक्टर सक्सेना, मेडिकल एएफएमसी से थे। उनके साथ बड़ा अच्छा था क्योंकि उनके बच्चे मेरे साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो वो डॉक्टर सक्सेना ने मुझे बताया कि देखिए ऐसा है कि आपका अन्न की मात्रा फिक्स है, आप कितना शीघ्रता से खाते हैं और कितना धीरे धीरे खाते हैं। अच्छा। आप इस धरा से जाएंगे नहीं जब तक वो अन्न ग्रहण नहीं कर लेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना धीरे-धीरे इसको खत्म करते हैं कि हाँ, एक साथ। और बोले यदि आपने बहुत शीघ्रता से कर लिया हाँ, तो बाकी का पीरियड, बिकॉज आपके सांस भी फिक्स हैं, हाँ, तो बाकी का पीरियड फिर आप भोजन नहीं कर पाएंगे, फिर नली से कुछ लेंगे। तो वो दिन है और आज का दिन है। तो मैं केवल 2 रोटी खाता हूँ मॉर्निंग में, उसके पश्चात मैं पीता हूँ, रात में दूध पीता हूँ मलाई वाला, और दैट इज और फिर बॉडी उसी हिसाब से पूरा सेट हो जाती है। जैसा हम जैसा माइंड सेट लेके चलेंगे, सारी चीजें ले करके चलेंगे। देखिए बॉडी का क्या होता है, इसको जितना आराम दो ना,
उतना ये कहती है बस इतना ही आराम, और आराम दो। हाँ, और इसको जितना रगड़ो उतना कहती है बस इतना ही रगड़ना था, और रगड़ लो। एक लिमिट तक उसका एक थिक्सोट्रोपिक एक यील्ड वैल्यू है। जैसे फ्लो ऑफ मटेरियल्स में पढ़ाते हैं हम, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में, बॉडी के फ्लो में भी यील्ड वैल्यू है। इनिशियली एक बैरियर है, यील्ड वैल्यू, यील्ड स्ट्रेस है। जब वो क्रॉस हो गया तो फ्लो करती है बॉडी। पहला किलोमीटर जब आप जॉग करते हो तो बॉडी का मन करता है रहने दो यार, रहने दो। जब 1 किलोमीटर हो जाता है, जब यहाँ कनपट्टी पे पसीना आने लगता है, फिर कहता है चलो यार अब इसको 5 किलोमीटर क्या 10 कर लेते हैं, 10 क्या 15 कर लेते हैं। लोग मैराथन दौड़ हैबिट्स में आ जाती है वो बॉडी, फिर फ्लो करती है, एंजॉय करती है। तो ऐसा ही है बॉडी का। आज के जो न्यू जनरेशन है जो इंजीनियरिंग कर रही है या 12th में है, एज ए फैकल्टी, एज ए प्रोफेसर, जब हम लोग इनकी कॉपी को एवेलुएट करते हैं तो बहुत बार जो क्वेश्चन का आंसर बच्चों को देना चाहिए जितना, और वो चीज़ें एज ए फैकल्टी मिल नहीं रहा है फैकल्टी को कि उनको क्या लिखना है, लिखने की हैबिट्स के बारे में और चीज़ों को। वो टाइम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन राइटिंग कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो गई है। आज थोड़ा सा जो फीलिंग हो रही है उस पर थोड़ा सा देखिए क्या है कि आजकल बच्चे जो हैं, एक तो समय से पहले ABCD स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जन्म बाद में लेते हैं। पहले से माएँ जो हैं वो ये घर में कोई भी आए ये पूरा ABCD पढ़ लेता है, ओके, ये पहाड़े कर लेता है। हमारे समय में क्या था जी सर कि एक तो 6 वर्ष से पहले तो स्कूल जाते ही नहीं थे। आप देखिए भगवान कृष्ण 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष 11.5 वर्ष की आयु में संदीपनी आश्रम में गए। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये भी जब युवा हो गए, 11-12 वर्ष के हो गए, तब आश्रम में जाके पढ़े। ठीक है, ये बिगिनिंग से ही एक ABCD कर लेते हैं, और शीघ्र ये रहता है कि जल्दी जल्दी क्लासेस पास करो। नेचुरलिटी शायद खत्म हो गई क्या? एब्सोल्युटली है ही नहीं वो शिक्षा का, स्कूलों में है ही नहीं। हमारे टाइम में क्या था, सुलेख होता था, ओके, हम तख्ती पे लिखते थे, स्लेट पे लिखते थे, और फिर टीचर ये देखता था कि कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हैं, लेकिन एक लार्ज चंक है जो लिखने पे ध्यान ही नहीं देता है, उच्चारण पे। आप देखिए कि कितना जोर लगाते थे हमारे टीचर, विद्या विद्या, ओके। आज आप जाइए बच्चों से बुलवाइए विद्या, विधा बोल देंगे, ओके। बिल्कुल शब्दों के उच्चारण में, लिखने में आप बच्चों से लिखवाइए आशीर्वाद, आशीर्वाद लिख देंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो लिखने का, उच्चारण का ये ऑलमोस्ट महत्व अब समाप्त हो गया। आप न्यूज़ रीडर देखिए, बड़े बड़े न्यूज़ रीडर, वो भी इस प्रकार से भाषा बोलते हैं कि आपको लगेगा कि ये कहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग थे बचपन में, 1 घंटा हमारा होता था जिसमें हम खेत में काम करते थे स्कूल में। क्यारी का एक घंटा क्यारी का था, तो हम लोग खुरपा उरपा लेके जाके क्यारी पे मेथी, धनिया, मूली, गाजर ये सब पूरा बोते थे, उसको पानी देते थे। और पूरे स्कूल में, गांव में एक चपरासी था, ओके, लेकिन वो तो हम उसको चाचा ताऊ बोलते थे, तो हम उससे काम नहीं करवाते थे। हम स्वयं पानी खींचते थे, मटकों में पानी भरते थे, स्वयं अपने हाथों से। वॉलेंटियरिंग हमने सीख लिया था। फिर 1 घंटा करिकुलम में क्या था, प्रोग्राम में 1 घंटा हमारा केवल जोर जोर से गाने का था, अच्छा, दोहराने का था। जैसे जोर जोर से गाते थे, रिन रप बालक काल बस, बोलत तहु न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु धनु विदित सकल संसार, ओके। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा, नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई एक दास तुम्हारा। और ऐसे जोर जोर से कविताएं, कविता पाठ, लेकिन ये नहीं कि फिल्मी गाने। अभी आजकल के बच्चे तो उनको रील बन रही है, वो डांस कर रहे हैं बेहुदा गानों पे, लेकिन सारे नहीं कर रहे हैं। जो पेरेंट संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो तांडव श्रोत कर रहे हैं, राम स्तुति कर रहे हैं, ओके, श्री राम श्लोक और विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं, तो ऐसे भी हैं। और यही डिफरेंट है,
देखिए पिछले 10 वर्षों में यही डिफरेंस है, पूरे विश्व में जैन जी हो रहा है। भारत का युवा एक ऐसी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो दिशा है वो निर्धारित करेगी आपकी दशा क्या है। बिल्कुल। यदि आप दिशा आप ऐसी पकड़ ली है जो लंका पहुंचाएगी, या दिशा आपको कैलाश पहुंचाएगी, ये आपके ऊपर है। दिशा दशा निर्धारित करती है, ठीक है। तो आज स्थिति ये है, पिछले 10 वर्षों में थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू योगी जी, एंड थैंक्स टू मैनी ऑफ द एक्टिविटीज दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। बड़े बड़े हनुमान जी के मंदिर बन रहे हैं हर स्टेट में, श्री राम जी का मंदिर बना है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, ओके, अपने जो सोमनाथ मंदिर का हुआ, एकता, एक जो सरदार पटेल जी का स्टैचू, मतलब एक भारत माँ भारती के ऊपर एक देशभक्ति, एक धर्म भक्ति, प्राउड फील करने वाली चीजें आ रही है। बिल्कुल संस्कार आधारित एक ओरिएंटेशन हो गया। तो हमारा जो युवा है ना, वो हनुमान चालीसा गा के, और वो बिल्कुल इंस्टेड ऑफ इकट्ठे होके और तबला बजा रहे हैं, पूरा म्यूजिक बजा रहे हैं और हनुमान चालीसा गा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ इतनी सारी कहानियां हैं। बिल्कुल। एक कहानी ले लो, साल में आप देखो कितनी एकादशी आती है, महीने में 2, साल में 24, हर एकादशी की एक कहानी है। अच्छा। उस कहानी के अंदर आगे इतनी कहानियां हैं। हमारे यहाँ तो सब्जेक्ट्स इतने अच्छे हैं सब बच्चों को कि बताया कितनी जाए, सारी इन सब बच्चों को बताया जाए, इतनी सारी कहानियां। भागवत पुराण के ऊपर आप देखो किस तरीके से कथाएं होती हैं। तो हमारा जैन जी जो है वो डिफरेंट है बाकी देशों से। मुझे दुख हुआ कि नेपाल का जैन जी ऐसा हो गया, क्योंकि नेपाल एक टिल दी अदर डे हिंदू राष्ट्र था। वो गलत एक मैसेज आया, वो एक हिंदू राष्ट्र था। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं मतलब इन माय वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन आई कुड नॉट इमेजिन कि नेपाल के बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बिकॉज वो हिंदू राष्ट्र था। बट उसका कारण है, उसका कारण है जब जब कम्युनिज्म आया, जब जब सनातन संस्कृति का पतन आया, ये जैन जी उत्पन्न हुआ। आप देखिए कि भारत में जैन जी इस समय ऐसा है जो युवा शक्ति है हमारी। आप देखिए जो अब जाते नहीं, वो इधर उधर की टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कभी वहां जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और पूरा पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कथाओं में आप देखिए बागेश्वर महाराज हैं, इंद्रेश उपाध्याय हैं, लाखों कथाओं में आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। कथाएं थी, ये एक शिक्षा का माध्यम था, और इसी माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता था। देखिए शिक्षा का क्या है, एक पहलू है पढ़ना लिखना, जी। दूसरा पहलू है सीखना, और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लिमिट्स में रहना, अनुशासन में रहना, संस्कारित होना। वो पहलू कथाओं से सीखता है। वो पहलू यज्ञों से, आपके संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, पाणी ग्रहण संस्कार, कुछ कथाएं हो रही हैं, कभी कोई कथा हो रही है तो कभी कोई कथा हो रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है लाइफ लॉन्ग पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारा ये था कि ग्रीन केमिस्ट्री में जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट एथिक्स के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट आप हैं। तो इवन पर्सनल लाइफ में भी ट्री प्लांटेशन और नेचर कंजर्वेशन भी करते हैं आप। साइंस एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में की आपकी जो फिलॉसफी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप ये देखो कि भारत ने ग्लोबल लेवल पे कोप 26 स्कॉटलैंड में हुआ था शायद, प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी ने कमिट किया, राइटिंग में कमिट किया कि भारत 2070 तक कार्बन फुटप्रिंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या हुआ कि हर संस्थान को, हर इंडस्ट्री को, हर एक्टिविटी को, प्रत्येक प्रोजेक्ट को इस बात पे इवैल्यूएट किया जाएगा कि नेट जीरो है, उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन फुटप्रिंट का मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई आप स्नान करते हो, तो आप सबसे पहला ये हीटर चला देना, गीज़र चला देना। अब गीज़र
चला के स्नान कर रहे हो तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। बढ़ा रहे हैं। आप दूध लेने, सब्जी लेने जा रहे हो, स्कूटर से, मोटरसाइकिल या गाड़ी से जा रहे हो, आप अपना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो। तो नेट ज़ीरो कैसे करोगे? पैदल चलो, जैसा पानी है उससे स्नान करो। कितने पानी से आप स्नान करोगे? मैंने एक पूरे 1-1.5 साल एस्टेब्लिश करके डिमॉन्स्ट्रेट किया कि आपको 3 लीटर से अधिक स्नान के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अस, ओके, ऑल ऑफ अस पूरा शावर चलाते हैं। हमको जीने के लिए पानी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो हम सिप से पीते हैं, वो तो हम सिप सिप करके, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉ से पीते हैं, ठीक है। स्नान के लिए जल जीवन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है स्नान, ठीक है, स्नान करना चाहिए स्वच्छता के लिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जल ग्रहण करना, ठीक है। वो तो स्ट्रॉ से पी रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो फव्वारे से आ रहा है। एक्चुअली फव्वारा हमारा स्ट्रॉ की तरह से होना चाहिए। एक आप देखो, कभी आप हाथ साफ करते हो नल पे, एक दिन आप एक्सपेरिमेंट करना, मैं तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। आप साबुन लगा लीजिए, ओके, और फिर एक एक ड्रॉप करके आने दीजिए। आप 15-20 ml मैक्सिमम मिलीलीटर में आपके हाथ एकदम क्लीन हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, पूरा नल खोलते हो, पूरा पानी बहता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई ग्रीन की, कार्बन फुटप्रिंट की। दूसरी बात हो गई कि जितना CO2 गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उस CO2 को आप कैप्चर करिए, राइट। अब की बार बजट में भी बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, 3 साल पहले बजट में 2 निर्णय लिए थे गवर्नमेंट ने। अच्छा, इन सब चीज़ों की चर्चा टीचर, फैकल्टी, स्टूडेंट से करता नहीं। एक तो फैकल्टी अनभिज्ञ होता है, और होता भी है तो वो समझता नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला निर्णय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया कि जो जितने पावर प्लांट्स हैं जहाँ कोल बर्न होता है, कोल से बिजली बनती है, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि 5% कोल को पराली से रिप्लेस करेंगे। पराली किसान जला रहे हैं, पराली वहां से इकट्ठी की जाएगी, वो बॉयलर में कोल की जगह रिप्लेस होगी, ठीक है। ये 3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले के बजट में था। और दूसरा उन्होंने निर्णय लिया कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनेगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में, जिन केमिकल्स में हाइड्रोजन, जिन एक्टिविटीज में हाइड्रोजन यूज होती है, उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोग में लाएंगे। तो उसमें कौन से थे? हाइड्रोजन एक तो अमोनिया बनाने में यूज होती है सबसे अधिक, ठीक है, और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्री में रिडक्शन के लिए होती है। यूरिया छोड़ के, यूरिया में भी हाइड्रोजन का अमोनिया जो है, तो यूरिया बिकॉज टू मच ऑफ क्वांटिटी, तो उन्होंने कहा यूरिया छोड़ के जितनी अमोनिया है वो भारत में ग्रीन बनेगी, ठीक है। और जहां जहां और अदर प्लेसेस जहां हाइड्रोजन की आवश्यकता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में, वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनेगी? ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी पानी से, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस से, और सोलर पावर से बनेगी। तो वो नेट जीरो होगा, तब होगा। सोलर एनर्जी यूज होगी, हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगी। तो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई कि साहब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ये प्रोजेक्ट। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ग्रीन केमिस्ट्री का सपोर्ट करेगी। और गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि भाई हम ग्रीन अमोनिया आपसे परचेज करेंगे, अच्छा, ओके, आप बताओ कितने रेट में दोगे। जो ब्लैक अमोनिया है, जो पेट्रोलियम रिसोर्सेस यूज करके अमोनिया बन रही है, उसका रेट ऑलमोस्ट 55-60 के आसपास है पर केजी, अच्छा, ठीक है। लेकिन जो पहला कॉन्ट्रैक्ट गया, टेंडर जो डिक्लेयर हुआ, वो आई थिंक 55 रुपए का गया, अच्छा, और अभी लास्ट गया 49 रुपए का। वर्ल्ड के चक्षु खुल गए कि भारत में ग्रीन अमोनिया 49 रुपए 50 पैसे में बनेगी, और 1-2 टन नहीं, 1,86,000 टन। आप समझ रहे हैं? जी, जी। तो ग्रीन का ऐसा है कि हम CO2 जो चली गई, उसको एब्जॉर्ब करें, CO2 को कन्वर्ट करें, मिथेनॉल बनाएं, CO2 को कन्वर्ट करें, इथेनॉल बनाएं, CO2 को कैप्चर करके और केमिकल्स बनाएं, और मैं अभी अपने आप को मैंने डेडिकेट किया है कि CO2 से हम केमिकल्स कैसे बनाएं। अच्छा। और जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें यह है कि जितनी CO2 निकल रही है, अब जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको, जब आप
अल्कोहल प्रोड्यूस करते हो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो ऑलमोस्ट 6 लाख लीटर पर डे की उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अल्कोहल प्रोडक्शन की। 6 लाख लीटर। 6 लाख ओके, 6 लाख लीटर का मतलब आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 5 लाख केजी पर डे। ओके, अब आप ये देखिए कि जितना अल्कोहल प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन, इट्स अ ग्रीन प्रोसेस। फर्मेंटेशन से है, कोई ब्लैक प्रोसेस, ग्रे प्रोसेस नहीं है, ब्लैक, ये कंप्लीटली ग्रीन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन बायो प्रोसेस है, इसको बायो इथेनॉल बोलते हैं। तो मान लीजिए 5 लाख केजी पर डे हमने अगर अल्कोहल प्रोड्यूस किया तो ऑलमोस्ट 4 लाख केजी हमने CO2 प्रोड्यूस किया। अब यदि CO2 को कंज्यूम नहीं किया तो वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसको फिक्स और वो CO2 जो है 95% प्योर है। उस CO2 को कैप्चर करके यदि हम मिथेनॉल बनाएंगे तो उससे ई मिथेनॉल होगा। ई मिथेनॉल कैसे होगा? हाइड्रोजन आएगी सोलर पावर और CO2 निकली बायो और मिला के बन गया मिथेनॉल। ये मिथेनॉल मैरीन जितने भी शिप्स ट्रांसपोर्ट है उसमें अब मैंडेटरी होने जा रहा है कि केवल ई मिथेनॉल यूज करेंगे आप पेट्रोल डीजल ये सब यूज नहीं करेंगे। आप ई मिथेनॉल, आप देखो कितना पोटेंशियल है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में अच्छा जो बाई प्रोडक्ट है उसको भी हम यूज कर ले रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखो कि भारत को ओके माता रानी ने भूमि के नीचे नहीं दिया। देखिए गल्फ कंट्रीज हैं, खूब दे दिया नीचे, पेट्रोल दे दिया। ओके, और कंट्रीज हैं, USA है, ब्राज़ील है, और बहुत सारे यूरोप में भी उनको दिया है। ओके, एशिया में भी कंट्रीज हैं। हमारे यहाँ इतना दिया जिससे ओनली 20% ही हो पाता है, 80% बाहर। लेकिन यहाँ माँ सरस्वती ने ऊपर दे दिया। ओके, माइंड सॉलिड कर दिया इंडियंस का, संस्कार दे दिए। तो बाकी भी जो है ना वो भी हम टेक केयर कर सकते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का, रिन्यूएबल केमिकल्स का ये इंडिया हब बनने जा रहा है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में सबको हमें बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। हमारा सिलेबस भी वैसा ही होना चाहिए। कैसे हम पराली से, अब देखिए जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ उस इंडस्ट्री में 300 टन पराली डेली हम जलाते हैं बॉयलर में 8 मेगावाट पावर बनाने के लिए। 8 या 7 या 8 मेगावाट पर डे पावर प्रोड्यूस करने के लिए, और उससे स्टीम बनती है, पूरा प्लांट उससे चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम बनी हुई थी उसको आपने सॉल्व भी कर दिया। वो सॉल्व हो गई। ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। सारी नदियों को हमें क्लीन करना है, स्वच्छ करना है। ओके, और जहाँ जहाँ पॉल्यूशन है उसको, ये नदियाँ, ये सारी चीजें हमारी जीवन रिसोर्सेज हैं, उनको बहुत बचा के रखना पड़ेगा अगली जनरेशन के लिए भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक लास्ट में कि आप को किस उपनाम से लोग जाने? आप साइंटिस्ट भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, और सभी रोल में आपने बहुत बखूबी बैलेंस करके मतलब जिया है, बैलेंस करके आपने निभाया है। तो सभी गुण आपके अंदर है। तो वन लाइफ गाइडलाइन, लोग कैसे आपकी जर्नी तक तो नहीं पहुंच पाएंगे इतना, लेकिन लोगों को थोड़ा सा आप गाइड करें कि देखिए कैसे बैलेंस करके लाइफ में चलें। देखिए ऐसा है कि मैं सदा ये कहता हूँ, मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति, सच्चा सनातनी, ओके, और माँ भारती का उपासक, ठीक है। और सच्चा सनातनी जब मैं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि पक्का हिंदू, क्योंकि एक पक्का हिंदू ही है जो सबका भला चाहता है। ओके, क्योंकि एक हिंदू ही है जो लोग बोल देते हैं कि साहब हिंदुइज्म, और हिंदू में, हिंदुइज्म में ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल हिंदू ही, ओके, हिंदू पीड़ा नहीं देख सकता किसी की। ओके, केवल हिंदू है जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कैसे पशुओं की हत्या हो, हमारे धर्मों चींटी भी मर जाए, ये नहीं, और पैर भूमि में रखने से पहले माँ भारती को नमन करता है। या तो मेरे को लोग कैसे जाने ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यदि युवा मान लीजिए छोटी छोटी बातें सीख लें, अब जैसे मान लीजिए मैं बच्चों को बताता हूँ, भाई हमारे पूर्वज दातुन करते थे
और उकड़ू बैठ के दातुन करते थे। ओके, अब इस पे जब कोविड आया तो मैंने पढ़ा उकड़ू बैठने का क्या औचित्य है। तो आप ये देखिए, पता चला कि दातुन हम दांत साफ करने के लिए नहीं करते, दातुन हम इसलिए करते हैं क्योंकि उकड़ू बैठना है। अच्छा, उकड़ू बैठने में हमारी जो अपान वायु है वो दबती है। अच्छा, देखिए वायु साइंस के अनुसार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमें पढ़ाया जाता है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, हम विसर्जित करते हैं। और हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, वो क्या कहता है कि वायु के 5 रूप हैं। अच्छा, 5 रूप हैं, 5 रंग हैं, उनका अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है, अपनी पूरा उनका एक उत्तरदायित्व है। शरीर में जब जाती है तो नासिका से जब वायु अंदर जाती है तो 5 भागों में बढ़ जाती है, और हर एक का अपना अपना स्थान है। जैसे प्राणवायु है वो हृदय में जाके रुकती है। ओके, अब प्राणवायु है तो हम जीवित हैं, प्राणवायु नहीं है तो हम जीवित नहीं हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राणवायु को कौन ड्राइव करता है? वो अपान वायु। अच्छा। अपान वायु कहाँ बैठती है? नाभि के नीचे। अच्छा, और अपान वायु का क्या गुण धर्म है? अपान वायु का नीचे की ओर प्रवाह। बाकी 4 वायु के जो रूप हैं वो कहीं भी जाएंगे डायरेक्शन में, नीचे की तरफ प्रवाह केवल अपान वायु का है। अपान वायु यदि ऊपर की तरफ आएगी तो आप बियर नहीं कर पाएंगे। तभी कई बार होता है गैस बनती है तो ऊपर की तरफ सिर दर्द होता है और लोग, है ना। तो जो वायु अपान वायु है उसका प्रवाह नीचे की ओर है। तो जितनी विसर्जन की क्रियाएं नेचुरल हैं, जैसे प्रक्षालन है, ओके, आप मूत्र, मल, ओके, या आपका पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम, बच्चे पैदा करना, डिलीवरी, और महिलाओं का मासिक, जो ये सब अपान वायु कंट्रोल करती है। अच्छा, ठीक है। अपान वायु को कंट्रोल करने के लिए आप उकड़ू बैठेंगे। हमारे बड़े बूढ़े जो है उकड़ू बैठ के भोजन करते थे। आज अगर किसी को कह दो उकड़ू बैठ जाओ तो बैठ नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल चीजें हमारी शिक्षा में आई नहीं, कोई बताएगा कौन? अभी देखिए हमारे यहाँ सबके, मैं सबको बताता हूँ, एंड आई डोंट हेजिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए आपके घर में टॉयलेट्स हैं, सारे वेस्टर्न कोमोड हो गए, है ना। जबकि लेकिन मेरे घर में आप आएंगे तो मेरा कोमोड आपको मैंने तुड़वा के वेस्टर्न कोमोड और इंडियन करा लिया। कोविड में जब मैंने ये पढ़ा अपान वायु का, तो मैं बता रहा था दातुन की हजारों करोड़ों का बिजनेस दातुन टूथपेस्ट इंडस्ट्री का है। और हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि साहब हमारा बच्चा जो है वो फला कोलगेट में है, फलाने में है, वहाँ का जॉब करता है। भाई क्यों इंडिया में टूथपेस्ट इंडस्ट्री, व्हाई डू वी डू टूथपेस्ट? हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे नीम के वृक्ष हैं, और 14 प्रकार के वृक्ष हैं जो योग आयुर्वेद में लिखे हैं, जिनकी हम दातुन कर सकते हैं। ओके, कब हमें अमरूद की दातुन करनी चाहिए, कब आम की करनी चाहिए, ये सब विवरण है। लोग करते थे, कब शीशम है करते, और मैं करता हूँ। ओके, और दूसरा गंडूशा, गंडूशा से आप सारे दांतों के रोग दूर कर सकते हैं। ओके, मुझे पता ही नहीं चलता अगर मेरी अकल दाढ़ डिटैच नहीं हुई होती 90% और मुंह सूज नहीं गया होता तो मुझे गंडूशा का ज्ञान ही नहीं होता। अच्छा। ये 2020 का पहला जब कोविड लॉकडाउन हुआ तब की बात है। अच्छा, जब मैंने ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों को पढ़ा, गंडूशा स्टार्ट किया, वो दाढ़ एकदम फिक्स हो गई। अच्छा। 90% डिटैच हो गई थी एज पर डेंटिस्ट। वो निकालने जा रही थी संडासी से, मैंने कहा भैया मत निकालना, रहने दो इसको जैसा है। तो बोली आपको कष्ट होगा, मैंने कहा हो ही रहा है। गंडूशा किया, एकदम ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दातुन वाली संस्कृति, उसमें आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। प्रातः देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूरज देवता के सामने प्रक्षालन, आप मल त्याग नहीं करना। ओके, उसके पहले आप जाएंगे नहीं, उससे पहले कर लें। और चंद्र देवता के सामने आप भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े मॉडर्न हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, टॉयलेट का फेस जो है ना वेस्ट में कर दो। ओके, उठेंगे हम दिन निकलने के बाद ही। तो आप जब आपका देखिए ब्रह्म मुहूर्त, ये कितना अच्छा ज्ञान है। ये सब, तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ये सब ज्ञान जितनी भी हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म पे ला करके लोगों को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना चाहिए। और इसमें आगे युवा को भी आना चाहिए।
वो समझे भी और आगे आकर के लोगों को समझाएं भी। यदि बिजली हाँ। 1 घंटा ना आए तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती है। हाँ। और हम तो बिना बिजली के ही पले। जी, जी, जी। हमें तो हमारे गांव, हरियाणा के बॉर्डर पे हमारा गांव है, अच्छा, राजस्थान में। अच्छा। तो जब हम स्कूल जाते थे तो हरियाणा में बिजली आ गई थी। हरियाणा ग्रो कर रहा, मतलब जी। ग्रो क्या, मतलब पता नहीं हाँ, मानूंगा मैं। शुरुआत। बिजली आना तो पता नहीं मानता मैं। हम हुँ। लोग तो अंधेरे में चलने की आदत है हमको। ओके, अंधेरे में ही हाँ, चलते थे नंगे हाँ, पाँव, पत्थरों हाँ, में। हाँ, लग गई चोट, अपने आप ठीक हो हाँ, ठीक जाएगी। हो जाए। तो वहाँ लाइट जलती थी। ओके। हुँ, और जब हमारे यहाँ बिजली आई तो सब लोगों ने पंप सेट लगा दिए, पानी खींचने हुँ, लगे हुँ, भूमि से। अब पानी का लेवल इतना डाउन आ गया। डाउन हो गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग जी। मुझे जाने, सच्चा सनातनी, जी, जी, जी। पक्का हिंदू, यस जो सर। सबका भला चाहता है। हाँ, हाँ, ओके। हाँ। हमारे क्या बताया जाता है, नहीं, सबका भला तो सब अपना बहुत भी। नहीं, बहुत अच्छा सर। सबका भला तो हाँ, अपना अपना भी भला, भला। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत जो सोशल मीडिया में लोग हैं, ये ज्ञान की बातें सर से जो हम लोगों ने सीखा, इसको आत्मसात भी करने की ज़रूरत है। और सर से और अभी बहुत सारी चीज़ें अगले एपिसोड में हम लोग कभी फिर से मिल कर के डिस्कस करेंगे। एक एक विषय और पे अपन कर सकते हाँ, हैं, किसानी पे कर सकते किसान हैं, बिल्कुल, ओके, गोपालन पे कर सकते हाँ, हैं, यस सर। ओके, पेड़ पौधों पे कर हाँ, सकते बिल्कुल। हैं। और अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उन्हीं पेड़-पौधों के साथ ही खड़े होकर के डिस्कस बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल। उसके फिर हमारे नेचर के साथ। गार्डन में आप करिएगा, हाँ, देखिए जी। हमारे छोटा सा गार्डन है, हाँ, 150 मीटर हाँ, का जो हाँ। है जी, विला जी। में। हाँ, आप देखिए कि आप वहाँ रुद्राक्ष मिलेगा आपको, हाँ। आंवला मिलेगा आपको, हुँ, ओके, कल्प वृक्ष मिलेगा, हुँ। ओके, सुपारी मिलेगी आपको, हाँ, रुद्राक्ष पान पेड़ लोगों मिले, ने नहीं देखा होगा। पान मिलेगा, हाँ, पान हाँ। मिलेगा अच्छा, आपको, सब हाँ, कुछ पूरा उस हाँ। छोटे से एरिया में। जी, जी। और मैं तो रोड पे भी जहाँ जाता हूँ वहाँ पेड़ लगा देता हूँ। हाँ, नहीं, हमारे नहीं। मेन रोड पे पेड़ लगा हाँ। देता हूँ मैं। मेन रोड पे इतना पेड़ लगा रखे, चंदन लगा रखा है जी, जी। मैंने, हाँ, अच्छा। तो हाँ, कपूर लगा रखा है हाँ। रोड पे। जी, लोगों जी। को ज्ञान नहीं है, फिर मैं हुँ। बताता हूँ कि पत्ता सूंघ के देखो। फिर वो हाँ, कहते हैं अरे ये चंदन कैसे अच्छा। बनेगा, चंदन। फिर हाँ, उनको मैं बताता हूँ चंदन कैसे हाँ, बनेगा। हाँ, हाँ। तो बहुत-बहुत सर धन्यवाद। जो बहुत 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 और धन्यवाद अगले आपको। एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। और सर से अभी बहुत सारी जर्नी में हम लोग साथ रहेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर के बहुत साथ। बहुत और सर को हमने आग्रह किया था कि एक पॉडकास्ट में मिलेंगे, सर ने तुरंत तैयार हो गए और इतने बिजी शेड्यूल के साथ आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक जय यू राम सर। जी की, जय जय राम राम। जी की। जय